नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई कहानी। ये कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी किंतु मार्मिक और बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। इन कहानियों की जो कि लंबी लंबी होगी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, लेकिन ये कहानियाँ लंबी होते हुए भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का खाना खाकर सुलोचना जी कुछ आराम करने के लिए लेटी ही थी कि कॉलबेल की आवाज़ सुनकर उसको फिर उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आकर एक बार तो वो सारी चिट्ठियां अपने पलंग के पास रखी टेबल पर डालकर पुनः सोने का प्रयास करने लगी, पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद पुनः सोने का प्रयास व्यर्थ गया। अतः 5-7 मिनट आंख बंद कर सोने का प्रयास करने के बाद पुनः उठ बैठी। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें टेलीफोन बिल, बिजली का बिल तथा किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण पत्र और 2 पत्र अन्य नजर आए। एक लिफाफे पर उसका पता लिखा हुआ था। कोने में प्रेषक का नाम सौरभ का नाम देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सौरभ के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका पत्र मिला। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट सौरभ का पत्र खोला। सौरभ ने 2-4 औपचारिक शिष्टाचार के वाक्यों को लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है आगे भी इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इसलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मुझे बड़े ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, परंतु वो सारी की सारी कमाई अपने बिजनेस को मुनाफे को व्यापार विस्तार में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए अतिरिक्त रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों न हम अपना कोटा वाला मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। फिलहाल आप वहाँ पर रह रही हैं। घर पर आपके पास आपके दोनों भाइयों को आकर बसने की कोई इरादा नहीं है। मेरे इस विषय पर मैंने गौरव भैया से भी लंदन में बात की। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि उनकी बाहर लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे लंदन में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उनको आपकी किसी प्रॉपर्टी में भी कोई रुचि नहीं है। अतः उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह गौरव भैया की ओर से तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। बस सब कुछ आपको ही करना है। यह आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर कि आप हमारे पास शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे हालात में आपको वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मैंने पड़ोसी शर्मा अंकल से इस संबंध में बात हुई थी। वे मकान को खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए वे अच्छी कीमत देने को भी तैयार है। चूँकि यह मकान आपके नाम है, अतः सारे डॉक्यूमेंट पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ हस्ताक्षर कर मुझे शीघ्र ही सारे पेपर्स भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई डील नहीं करेगी। वह मुझे अविलंब अपने हस्ताक्षर करके पेपर्स भेज देगी। शेष कुशल, आपका सौरभ। सौरभ का पत्र पढ़कर वे हैरान हो गई। कभी इस पत्र को तो कभी उसके डॉक्यूमेंट को देख रही थी। बिना उनके सलाह मशविरा किए अपनी ओर से सौरभ ने सब कुछ तय कर डाला। गनीमत थी कि मकान उसके नाम था, अन्यथा वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उसको सुनता भर दे देता। सौरभ को उसके अकेलेपन और उसके स्वास्थ्य की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी। अन्यथा पिछले वर्षों में वे किसी समय उसको अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी। सौरभ का पत्र खोलने से पूर्व उसका पत्र पाने का जो सुखद उत्साह उसमें था वह काफूर हो गया। मन में एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्ति प्रकुल आत्म केंद्रित हो चुकी है। रागिनी भी उसकी संतान है, पर सौरभ को उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया है। सौरभ का यह पत्र पढ़ने के बाद जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखी रागिनी की हस्तलिपि को पहचानने में कैसे भूल कर सकती थी। वैसे भी रागिनी तो
उसका पत्राचार चलता ही रहता था। रागिनी ने क्या लिखा होगा, इसी उत्सुकता से उन्होंने पत्र भी खोला। रागिनी ने लिखा था, पूज्य माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ विलम्ब हुआ, क्षमा करें। आप तो जानती हो कि नए नए अस्पताल में को जमाने में कब समय निकल पाता है पता ही नहीं चलता। माँ, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रोहित और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के बाहर के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोले, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले माह के 15 अगस्त तक उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है ताकि आप अभी से अपने आने की पूर्व तैयारी कर ले। आपके कर कमलों से ही पालना का शुभारंभ होगा, अतः नहीं आ पाने का कोई बहाना हमें मंजूर नहीं है। रागिनी ने आगे लिखा, माँ, पिछले 27 वर्षों में आपने जो स्नेह, प्यार और सहारा दिया उसके लिए आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवार आड़े आ जाती है। आप बहुत दिनों तक सोचने के बाद अपने मन की बात आपसे कहने का निर्णय कर लिया है। माँ, आपने मुझ बेसहारा, बेचारी, अनचाही बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया उसके लिए मेरे हृदय का रोम रोम आपके प्रति ऋणी है। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, मुझे अपने अंतर्मन से अपनाया, मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। यह सब मैं कैसे भूल पाऊंगी। जब गौरव भैया और सौरभ भैया मुझे छेड़ते तंग करते तब भी आप उनका पक्ष लेने के बजाय सदैव मेरे पक्ष में तरफदारी करती। माँ, अपने बचपन में तो मैं समझती रही कि आप ही मेरी जननी है, पर जब कुछ समझ आई और हकीकत पता चला तो मेरी आपके प्रति श्रद्धा द्विगुणी हो गई। उसी दिन से आप सब कुछ मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सब बन गई। माँ, मैंने भगवान तो नहीं देखा, पर आप में मुझे भगवान ही नजर आए। आपके 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रोहित और मेरा आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। बस आप तो अब उसके आगमन की प्रतीक्षा है। कृपया निराश नहीं करिएगा, अवश्य आए और हमारी इस नए पालना शिशु गृह का उद्घाटन अपने कर कमलों से कीजिए। ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। रागिनी के पत्र की आत्मीयता ने उन्हें भीतर तक सारोबार कर दिया। वह चुप चुप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज सहसा इतनी मुखर हो गई थी। आज अचानक ही जीवन की धूप छांव के साथ साथ अनुभव हो रहा था। उसके सामने एक और सौरभ का पत्र था जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी थी। अपने दोनों पुत्रों को अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनका जीवन की हर सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई, पर उनके बच्चों ने यह अच्छी से अच्छी स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनके जीवन की हर सुविधा उपलब्ध करवाई, पर उनके बच्चों ने यह तो हर माँ बाप के बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है समझकर कभी उसकी भावना को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर रागिनी का पत्र था। पत्र के हर भाव, हर शब्द में उनके प्रति श्रद्धा, उनका आदर और प्यार के भाव थे। रागिनी ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो सौरभ के पत्र से मिली व्यथा और पीड़ा को भी भूल गई थी। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों में जीवन का कितना कुछ घटित हुआ था। रागिनी का आगमन उसके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों वे सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। उस समय वे अपनी यूनिट की प्रमुख थी। अपनी कार्यकुशलता के कारण उनकी मरीजों में अच्छी लोकप्रियता थी। उन्हीं दिनों में सावित्री पुनः उनके संपर्क में आई। बच्चों ने सावित्री और उसके एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से परिचित थी। सावित्री से के उनसे उम्र में 7-8 वर्षों में अंतर होने के कारण उनकी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। सुभाष से विवाह होने के बाद वे सोहिए तो कोटा आ गई थी। बाद में सावित्री का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता नहीं चल पाया। उन दिनों कई वर्षों के पश्चात अचानक एक मरीज के रूप में सावित्री जब उनके पास आई तो एक बारगी तो उसे पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी बदल गई थी। सावित्री भी शायद उम्मीद
नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित निकलेगी। कुछ क्षण के बाद दोनों ने ही एक दूसरे को पहचान लिया और सावित्री ने उसका विस्तृत परिचय पाकर उन्हें स्मरण हो आया। उस समय का सावित्री का चौथा महीना चल रहा था। वह बहुत कमजोर और एनीमिक लग रही थी। सावित्री से ही पता चला कि पिछले 4 वर्षों में 2 कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसलने की वजह से अबॉर्शन हो चुका था। इतने कम अंतराल पर वह एक बार फिर गर्भवती हो गई थी। सावित्री के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। एक बार तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वो उसे घर से निकाल देंगे। सावित्री की दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद और सावित्री के बार बार प्रार्थना करने पर भी कि वे उसका गर्भपात कर दे, ताकि यदि उसके गर्भ में एक बार भी कन्या भ्रूण हुई तो उसकी सास और पति उसको कतई माफ नहीं करेंगे। सावित्री की बात सुनकर वे गंभीर हो गई, पर उसकी जांच करने से पूर्व वो कुछ नहीं कह सकती थी। उन्होंने सावित्री की अच्छी तरह मुआयना करने पश्चात स्पष्ट कहा कि उसका 18वां सप्ताह का गर्भ होने के कारण उसका इस हालात में गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उस समय सोनोग्राफी का भी विशेष प्रचलन नहीं था, जिससे अंदरूनी स्थिति की स्पष्ट जांच हो पाती। उन्होंने उसको समझाना चाहा कि यदि उसके पति और सास उस पर पुत्र पैदा करने के लिए मानसिक रूप से जितना दबाव डाल रहे हैं तो वह अंतिम बार एक चांस और ले ले। हो सकता है कि इस बार गर्भ में पुत्र हो। पहले तो सावित्री पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार बार एक ही रट लगाई रही कि उसको अबॉर्शन कर दे, पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उसको देर तक समझाया तो वह कुछ सहज हुई। उन्होंने उससे यह भी कहा कि कोई तकलीफ हो तो निसंकोच पास आए, और उन्होंने अपने पास से सावित्री को आवश्यक दवाइयाँ, टॉनिक आदि भी दी और उसे स्पष्ट ताकीद दी कि वह अपने खान पान पर विशेष ध्यान दे। इस प्रकार सावित्री से उसका पुनः संपर्क हुआ। उसके बाद सावित्री समय समय पर उसके पास आती रही। सावित्री से मिली धीरे धीरे पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी। सावित्री ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं, उन पर उनकी माँ और 2 कुंवारी बहनों पहले से ही जिम्मेदारी है। जब उसके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसका सास और पति पूरे बौखला गए, अपनी सारी कुंठा नाराजगी उस पर निकालते थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, सावित्री के मन में डर और आकांक्षाओं के बादल, शंकाओं के बादल घर आते जा रहे थे। सावित्री की शारीरिक अवस्था को देखते हुए उसका ऑपरेशन करना था। सावित्री घबराई हुई थी। ऑपरेशन टेबल पर सावित्री उसको हाथ पकड़कर बार बार याचना कर रही थी, यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार भी यदि बेटी भी पैदा हो तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बेटी न दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह उसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसी बहुत सी निसंतान दंपति आते होंगे जिनके अपने बच्चे न होने के कारण वे दूसरों बच्चों को लेना चाहते होंगे। आप कृपया ऐसे जरूरतमंद दंपति को बच्ची सौंप दें। उनका आश्वासन मिलने के बाद कहते कहते सावित्री रो पड़ी। सावित्री की बातों को सुनकर उसकी भी आंखें भर आई। उन्होंने आश्वस्त किया कि सावित्री, तुम किसी प्रकार का तनाव मत लीजिए। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हारा वादा करता हूँ कि बेटी की मैं हिफाजत करूंगी। उसका आश्वासन मिलने के बाद सावित्री बहुत निश्चित होगी। आंखों में कृतज्ञता के भाव लेते हुए बोली, यदि मैं जीवन भर तनाव मुक्त तो निश्चित नहीं जी पाई, पर आज अपनी निश्चितता से मर सकूंगी, शांति से मर सकूंगी। एनेस्थीसिया के प्रभाव से उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन हुआ और उसकी बेटी हुई, और उस बेटी के साथ ही वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। बहुत प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचा जा सका। जब सावित्री के पति और उसकी सास को बताया गया तो वो कहने लगे, हे भगवान, हमारे तो कर्म फूट गए। हाय, मेरे बेटे का क्या होगा। इस महंगाई के ज़माने में अपनी 2 बेटियों और 2 बहनों और 3 बेटियों को बोझ कैसे उठाएगा। फिर सावित्री को कोसते हुए बोली, यह अब आगे तो चलेगी, जाते जाते नई मुसीबत हमारे गले मंड गई। यह सुनकर के वास्तव में उसको लगा कि उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं होगा, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी जरूरी थी। उन्होंने उसके पति की अंतिम इच्छा के विषय में उन्होंने बताया तो जैसे ही उसकी मुँह मांगी मुराद मिल गई, उसने 2-4 मिनट बाद से सलाह मशवरा किया और तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, यदि सावित्री की यही इच्छा थी तो आप किसी सुपात्र को यह गोद दे दीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
सावित्री के पति से अपनी बच्ची के सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी औपचारिकता पूरने के बाद उन्होंने उस लोगों को हॉस्पिटल से जाने की स्वीकृति दे दी। सावित्री की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण कमजोर थी। अतः कुछ समय के उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया ताकि उचित समय सार संभाल हो सके। घर आने पर भी उसका मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार सावित्री और नवजात बच्ची की छवि उसकी आंखों में घूम रही थी। पति द्वारा पूछे जाने पर कोई बहाना बना करके ऑफिस की सरकारी हॉस्पिटल की समस्या बता करके टाल दिया गया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में गई तो सावित्री ही नर्सरी की ओर उसके कदम उठ गए। उसने देखा तो उस नाजुक सी कली को देखते ही वो भावुक हो गई। आसपास की नर्स उसके पास आ गई और कहने लगी, कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत ही सुंदर बच्ची है। तभी वो बच्ची रोने लगी और सावित्री के मन में सहसा उसका हृदय उमड़ पड़ा। उन्हें झट से गोद लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसे बच्ची को भी अपनी माँ का एहसास हुआ और वो चुप हो गई। अपने प्रथम पुत्र के पश्चात उन्होंने बहुत मन्नत मांगी थी कि उसे बेटी हो, लेकिन उसे बेटी नहीं हो पाई थी। रागिनी को अपनाने के उसके फैसले को से शुरू में तो उसके पति बीवी से सहमत नहीं थे। उन्होंने समझाना चाहा कि सुलोचना, अब सौरभ और गौरव भी हो गए हैं, मुझे बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से बच्चे सहज होंगे। रागिनी ने के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसके प्रवेश शुरू में कुछ कठिनाइयाँ थी। अब सुबह हॉस्पिटल जाने पर के बाद उनकी उचित अनुपस्थिति में बच्ची की देख रेख की एक भरोसेमंद और कुशल परिचारिका की व्यवस्था करने से लेकर खाने पीने पहनने तक की सामग्री जुटाने में शुरू में मेहनत करनी पड़ी। जब गर्मी की छुट्टियों में गौरव और सौरभ घर आए, रागिनी को देखकर शुरू में तो बहुत खुश हुए। वे उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी निप्पी बदलने की भी। उन्हें बहुत मजा आता। पर कुछ दिनों के बाद जब उन्हें लगने लगा कि उसकी मम्मी सारा समय रागिनी के साथ व्यतीत कर रही है तो रागिनी की उपस्थिति उन्हें खटकने लगी। इस बीच रागिनी भी बड़ी हो रही थी। रागिनी को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही रागिनी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अपनी कक्षा में सदैव अव्वल आती। उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उसके दोनों बेटों से कोई एक उसके व्यवसाय को अपनाए, पर सौरभ ने MBA में दाखिला लिया, गौरव ने इंजीनियरिंग में। दोनों बेटे शुरू से हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट गए थे। सौरभ ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण किया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली। उसके दिल्ली में रहने का मकसद लड़की की शादी से अपने पसंद की लड़की की शादी करके बसने का फैसला लिया। रागिनी ने मेडिकल प्रयास किया और इच्छा फलीभूत करने का फैसला किया। MBBS करने के बाद गायनोकोलॉजिस्ट में MS कर ली। उन्होंने अचानक सुभाष को हृदय का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सुभाष की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हुई, फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता। दोनों लड़कों को क्रम से लंदन और दिल्ली सूचना भेज दी गई। गौरव तो किसी जरूरी कार्य में व्यस्त के कारण असमर्थता प्रकट कर दी। हाँ, सौरभ ऑपरेशन के जरूर उपस्थित हो पाया। वह भी 2-3 दिन रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने के वापस दिल्ली चला गया। ऑपरेशन 50-10 दिन बाद सुभाष की तबीयत ठीक रही, फिर अचानक से स्थिति बिगड़ गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आज अचानक मिले सौरभ और रागिनी के पत्रों से उसके जीवन में शांत जीवन में पुनः हलचल पैदा कर दी। दोनों पत्र दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने का उद्देश्य भिन्न था। वे सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने आयाम हैं। गौरव और सौरभ तो उनके जन्म दिया था, उनके रिश्तों से तो उनका खून का रिश्ता है, फिर भी दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी नहीं महत्व दिया। जबकि रागिनी तो उसका कोई रक्त का रिश्ता नहीं है, फिर भी वह उसके हृदय में कितनी नजदीक थी। रागिनी के व्यवहार में, आचार में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। इस बात कुछ अंदाजा उन्हें दिल तक छू गया। ये सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ये सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।